वो कौन से WBCs हैं विच आर नोन फॉर देयर फैगोसाइटिक फंक्शन। सो बिल्कुल ठीक कहा आपने, एक मोनोसाइट आप कह रहे हैं और दूसरा आपने बिल्कुल ठीक कहा दीज आर दी न्यूट्रोफिल। सो अगर नीट एंट्रेंस एग्जाम में मुझसे ये पूछा जाए कि ये बताइए कि वो कौन से WBCs हैं जो फैगोसाइटोसिस बहुत एफिशिएंटली कर सकते हैं, तो मैं ये दो सेल लूंगा और इसके ऊपर एक एस्टेरिक्स मार्क लगाऊंगा। ये जो सर्कुलेटिंग मोनोसाइट है ब्लड वेसल के अंदर, अभी ये फैगोसाइटिक नहीं है, ये किसी तरह से कैपिलरी से बाहर निकलेगा। सो ये सर्कुलेशन से बाहर निकलेगा, इट विल रीच द टिश्यूज। और ये बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए, सर्कुलेटिंग मोनोसाइट अभी हम क्या कह रहे हैं कि फैगोसाइटिक नहीं है, ये बाहर निकलेगा फ्रॉम दी कैपिलरीज, इसको डायापिटिसिस वगैरह कहते हैं, छोड़ दीजिए उस चीज को, एंड इट विल रीच टिश्यूज और वहां जाकर के ये डिफरेंशिएट होगा इनटू अ सेल एंड दिस सेल इज कॉल्ड एज अ मैक्रोफेज। इस सेल को हम कहते हैं मैक्रोफेज एंड देन दिस मैक्रोफेज हैज बीन डिफरेंशिएटेड इनटू अ फैगोसाइट एंड दिस मैक्रोफेज कैन कैरी ऑन phagocytosis. So please try to understand, this is the largest WBC, this is the second largest WBC. Not surprised to find that they are very important phagocyte, बैक्टीरिया को खा जाते हैं, इसका मतलब बड़ा सेल होना चाहिए। ये लार्जेस्ट है, ये सेकंड लार्जेस्ट है, इसमें एक सिंगल किडनी शेप्ड न्यूक्लियस होता है, ये पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट है, 2 से 7 लोब का इसमें न्यूक्लियस हो सकता है। ये रेडीमेड फैगोसाइट है, लेकिन ये पहले निकल करके टिश्यूज में आएगा, टिश्यूज में जाकर के ये डिफरेंशिएट होगा मैक्रोफेज में और फिर मैक्रोफेज क्या होगा, फैगोसाइटिक होगा। लेकिन अगर एक बार ये मैक्रोफेज बन गया तो इसकी जो फैगोसाइटिक कैपेबिलिटी है वो न्यूट्रोफिल से कई गुना ज्यादा है। सो इट इज मच मोर एफिशिएंट देन न्यूट्रोफिल। लेकिन न्यूट्रोफिल में एक एडवांटेज ये है कि उसे डिफरेंशिएट होने की जरूरत नहीं है, वो रेडीमेड क्या है, फैगोसाइट है। मोनोसाइट बाहर निकलेगा, टिश्यू में पहुंचेगा, मैक्रोफेज बनेगा और फिर मैक्रोफेज एक्चुअली क्या एग्जिबिट करेगा, फैगोसाइटोसिस। इज दिस कंसेप्ट एब्सोल्युटली क्लियर? देखिए बेटे, ये जो मैक्रोफेजेस हैं, बहुत ध्यान से मेरे कंसेप्ट समझिए, इसीलिए मैं उस फैक्ट शीट से बड़ी जल्दी इम्यूनिटी पे आना चाह रहा था, क्योंकि अगर मैंने देखा है ओवर द एक्सपीरियंस, जो मेरा पास्ट ईयर एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन नीट एंट्रेंस एग्जाम में एनसीईआरटी से बाहर आता है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो इम्यूनिटी से आए। सो इसीलिए हम इम्यूनिटी के कंसेप्ट को बहुत ढंग से करके जाना चाह रहे हैं। दिस विल गिव अस अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस और आप देख ही रहे हैं कि मैं इस इम्यूनिटी की मदद से आपको बाकी चैप्टर्स को भी यहां पर अलाइन करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है उसको हम एक जगह इंटीग्रेट करके पूरे होलिस्टिकली सोच सके। अब देखिए, इसका मतलब यह हुआ कि ये जो मैक्रोफेजेस हैं, इनको एडवांटेजियसली प्लेस किया जाता है बॉडी में, जहां जहां से पैथोजन पॉसिबली आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है, उस हर पोर्टल के गार्ड के तौर पर हमने मैक्रोफेज पहले ही बना के रखे हुए हैं। सो स्किन के नीचे एरियोलार टिश्यू, याद कीजिए क्लास 11 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, याद कीजिए एरियोलार टिश्यू का डायग्राम, और याद कीजिए उसमें कुछ टाइप ऑफ सेल्स दिए हुए हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा सेल देखिए इरेगुलर मार्जिन वाला, अगर आपके सामने एनसीईआरटी है, उसका नाम है मैक्रोफेज। ये मैक्रोफेज, इसका मतलब अगर स्किन में कोई ब्रीच हुआ, यहां पर अल्सर बना, पैथोजन ने अंदर घुसने की कोशिश करी, तो सबसे पहले उसको कन्फ्रंट घुसने के बाद मैक्रोफेज करेगा, जो यहां पर पहले से ही प्रेजेंट है। और इसी तरह से एल्वियोलाई में भी मैक्रोफेज होते हैं, सांस के साथ पैथोजन अंदर घुसने की कोशिश कर सकता है, तो हमने कहा कि यहां पर एल्वियोलार मैक्रोफेजेस होते हैं। लिवर में जो ब्लड स्पेसेस होती हैं, साइनोसॉइड्स कहते हैं, अगर लिवर में से फॉर एग्जांपल हेपेटिक पोर्टल वेन, और बहुत तरीके हैं कि ये कहां से पहुंच रहा है, लिवर में पहुंच रहा है, तो लिवर में जो साइनोसॉइड्स हैं उसके अंदर जो बने बनाए मैक्रोफेज हैं उनको कप्फर सेल कहा जाता है। किसी टाइम पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है तो अब ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन प्लीज ट्राई टू रिमेंबर कप्फर सेल। सो हेपेटिक साइनोसाइड्स की लाइनिंग में बना बनाया मैक्रोफेज जो कि फैगोसाइटिक है, वहां पर आपने रोक दिया। अगर लिम्फ की मदद से जा रहा है, अगर पैथोजन लिम्फ की मदद से कोशिश कर रहा है, तो लिम्फ नोड में और स्प्लीन में भी आपके कुछ मैक्रोफेजेस होते हैं, इन्हें रेटिकुलम सेल कहा जाता है। और इसी तरह से ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और ग्लायल सेल है ब्रेन के अंदर, इसको माइक्रोग्लायल सेल कहते हैं या माइक्रोग्लाया कहता है, ये भी फैगोसाइटिक है। सो मैंने
स्किन के नीचे बात करी, मैंने आपसे कहा एल्वियोलाई में हमने मैक्रोफेज बना करके रख दिए, हमने लिवर के अंदर जो ब्लड स्पेसिस थी उसमें मैक्रोफेजेस पहले से प्रेजेंट है, लिम्फ नोड स्प्लीन में है और इसी तरह से ब्रेन में है। पहले से ही मैंने अपनी आर्मी को तैयार करके रखा हुआ है कि अगर जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है अगेंस्ट द एंट्री ऑफ द पैथोजन वो भी रीच भी हो गई और उसके बाद पैथोजन जब बॉडी में घुसा तो मेरे पास एक और आर्मी तैयार होनी चाहिए और ये कौन है? मैक्रोफेज है। और ये मैक्रोफेज बहुत एफिशिएंट फैगोसाइट है, इसकी फैगोसाइटिक कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब देखिए, ना केवल मैक्रोफेजेस, सो जहां पर आपके चोट लगती है, जहां पर मान लीजिए कोई ब्रीच ऑफ कंटिन्यूटी हुआ स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन का, वहां पर इन्फ्लामेशन होगा और एरियोलर टिश्यू में याद कीजिए एक और सेल था, उसका नाम था मास्ट सेल। और मास्ट सेल इन्फ्लेमेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडिएटर रिलीज करता है। उस मीडिएटर का नाम क्या है बताइए? व्हाट इंपॉर्टेंट मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन इज सिक्रेटेड बाय द मास्ट सेल? मुझे एक ही नाम चाहिए, एक ही नाम चाहिए बेटे, मुझे सारे नाम नहीं चाहिए। मुझे 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन वगैरह कुछ नहीं चाहिए, काइनिन वाइनिन। यस, आई वांट हिस्टामिन। और हिस्टामिन इज अ वेजोडाइलेटर। याद रखिएगा बेटे, हिस्टामिन एक वेजोडाइलेटर है। क्या आप जानते हैं कि हिस्टामिन मास्ट सेल रिलीज करता है टिश्यू में, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्लड में इस हिस्टामिन को कौन रिलीज कर सकता है? हिस्टामिन इन ब्लड इज सिक्रेटेड बाय, इज रिलीज्ड बाय। क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट एंट्रेंस एग्जाम में या एआईपीएमटी में कि ब्लड में हिस्टामिन कौन रिलीज करता है? बेसोफिल। और अगर ये बहुत बढ़िया बेटे, वेरी वेरी गुड आंसर, शाबाश। अब हमने ये कहा कि अगर ब्लड में हिस्टामिन रिलीज हो गया तो यू कैन इमेजिन दैट दिस इज अ वेजोडाइलेटर, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। अगर कोई चीज ब्लड में है तो खतरा यह है कि वो बॉडी के हर पार्ट में जाएगी और सारी की सारी ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी। व्हाट विल हैपन टू द ब्लड प्रेशर? अगर हिस्टामिन रिलीज हो गया बहुत ज्यादा तो ब्लड प्रेशर को क्या होगा बताइए? What will happen to the blood pressure if basophils get abnormally activated and they release large amount of histamine? This histamine is released into the blood, it leads to vasodilation. What happens to the blood pressure? The blood pressure gets low. And why did we require blood pressure? पिछली क्लास में हमने बात करी थी कि so that the vital organs keep on receiving the blood. और फिर हमने ये कहा कि अगर ऐसा हो गया तो vital organs को क्या नहीं मिलेगा? ब्लड नहीं मिलेगा, and immediately the person may go in shock and it can lead to the catastrophe in the shape of death. बहुत तेजी से क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। हम एलर्जीज में इस बारे में दोबारा बात करेंगे कि बेसोफिल एनाफाइलेक्सिस में क्या रोल प्ले कर सकते हैं, हिस्टामिन कितना इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमने ये कहा कि ये जो लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन हुई है टिश्यू में, जो एरियोला टिश्यू है वहां पर डैमेज्ड मास्ट सेल्स ने, सो मास्ट सेल्स जब डैमेज होते हैं तब रिलीज करते हैं हिस्टामिन। और वहां पर से फॉर एग्जांपल आपके हाथ में यहां पर चोट लग गई, सो लेट अस मेक द हैंड लाइक दिस। कोशिश करते हैं हाथ बनाने की, तो लेट अस डू समथिंग लाइक दिस। और हमने ये कहा कि मान लीजिए कि यहां पर किसी के चोट लग गई और यहां पर ब्रीच ऑफ कंटिन्यूटी हो गया, ये अल्सर बन गया। इस जगह पर एरियोलार टिश्यू ने क्या किया? एरियोलार टिश्यू ने हिस्टामिन रिलीज किया और उस हिस्टामिन की वजह से यहां पर जो कैपिलरीज आ रही थी वो डायलेट हो गई। सो ये जो कैपिलरीज है डायलेट हो गई, इसका मतलब ज्यादा ब्लड यहां पर आ रहा है, इसका मतलब इस एरिया में आपको रेडनेस दिखाई देगी। और क्योंकि कैपिलरीज डायलेट हो गई, उनकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई, उसमें से फ्लूइड बाहर निकल के यहां इकट्ठी होगी, इसीलिए आपको यहां पर इडीमा या स्वेलिंग दिखाई देगी। और वो पानी यहां इकट्ठा होने के बाद में नर्व्स को प्रेस कर सकता है, फ्री नर्व एंडिंग्स को, उसकी वजह से पेन होगा। यहां पर टेम्परेचर थोड़ा सा आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, इंक्रीज टेम्परेचर, और यहां पर दर्द की वजह से इनेबिलिटी टू यूज द पार्ट, आप इस पार्ट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये 5 कार्डिनल सिम्टम्स हैं जिसे हम मिला करके कहते हैं इन्फ्लामेशन। सो इन्फ्लेमेशन में ये 5 चीजें होती हैं और इसका मैंने कोरिलेशन आपके साथ कर दिया कि हाउ हिस्टामिन एक्चुअली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग दिस इन्फ्लेमेशन। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। यहां पर पहले से ही मैक्रोफेजेस थे, यहां से न्यूट्रोफिल बाहर निकलेंगे, वो पहुंचेंगे और न्यूट्रोफिल यहां पहुंचने के बाद में, क्योंकि वो रेडीमेड फेगोसाइट है, वो खाना शुरू करेंगे बैक्टीरिया को। मोनोसाइट पहुंचेंगे, मोनोसाइट डिफरेंशिएट होंगे
होंगे इनटू मैक्रोफेजेस एंड देन दे विल फैगोसिटाइज द बैक्टीरिया। सो अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ब्रीच भी हो गई है तो भी अभी उसको कन्फ्रंट करना है वहां पर प्रेजेंट पहले से ही मैक्रोफेजेस को। दूसरा, वो जो न्यूट्रोफिल्स यहां से अट्रैक्ट होकर के यहां पर अट्रैक्ट होकर के पहुंच रहे हैं, बने बनाए फैगोसाइट हैं, वो फैगोसाइटोसिस करेंगे बैक्टीरिया का। इसके साथ साथ जो मोनोसाइट्स आ रहे हैं वो डिफरेंशिएट होंगे मैक्रोफेजेस में और वो भी इस बैक्टीरिया के पीछे पड़ जाएंगे। इसके अलावा एक और काम हो सकता है, एक और काम ये हो सकता है कि ये जो फिब्रिनोजन इससे निकलेगा और फिब्रिनोजन चारों तरफ एक फिब्रिन का क्लॉट बना देगा। मकसद ये होगा कि बैक्टीरिया यहां से ज्यादा दूर ना जा पाए और इस बाउंड्री के अंदर अब आपके सिपाही प्रेजेंट हैं जो WBCs हैं और बैक्टीरिया प्रेजेंट है, उनके बीच में जंग छिड़ेगी और उसके बाद में वहां पर योद्धाओं के जो है मृत शरीर मिलेंगे। दैट विल कॉन्स्टिट्यूट व्हाट इज कॉल्ड एज द पस। इसको हम क्या कहेंगे कि यहां पर पस फॉर्मेशन हो सकती है। लेकिन एक बैक्टीरिया है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स और यह बैक्टीरिया एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, इसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जिसे हम क्लॉट बस्टर की तरह इस्तेमाल करते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज में। हम बहुत घबराते हैं अगर स्किन का इंफेक्शन स्ट्रेप्टोकोकस से हो जाए। क्यों? क्योंकि वो इससे नहीं रुकेगा, वो इसको क्या करेगा, डिसॉल्व कर देगा और वो बॉडी में बड़ी तेजी से फैल सकता है। इसीलिए वी टेक द स्ट्रेप्टोकोकल स्किन इंफेक्शंस वेरी सीरियसली। वी नो दैट इट प्रोड्यूसेस एन एंजाइम दैट कैन डिसॉल्व द फिब्रिन क्लॉट। इसीलिए आपको ध्यान है आपने माइक्रोब्स में इसे एज अ क्लॉट बस्टर इस्तेमाल किया था। क्या ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया? जल्दी बताइए। किसी बच्चे ने अभी शब्द इस्तेमाल किया है तो मैं पूछना चाह रहा हूं, बताइए हाइपोकैल्सीमिया में टेटनी कैसे होती है? डेंड्राइटिक सेल बेटे आर पार्ट ऑफ द इनेट इम्यून सिस्टम। दे आर वन वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर अ पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। इसको हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स या APC कहते हैं। डेंड्राइटिक सेल, डेंड्राइटिक से मतलब ये मत समझिएगा कि इसमें डेंड्राइट्स होते हैं, दे आर पार्ट ऑफ न्यूरॉन। नो, इट इज डेंड्राइट्स आर द नेम्स दैट आर यूज्ड फॉर स्मॉल प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। इस तरह के किसी भी सेल को आप डेंड्राइटिक सेल कहेंगे और ये एंटीजन प्रेजेंटेशन का काम करते हैं। सो एंटीजन प्रेजेंटेशन के बारे में आगे देखेंगे हम। मुझे उम्मीद है ये आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। यस। सो क्या होता है कि जैसे ही कैल्शियम बॉडी में कम होता है न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी बढ़ती है। सो हाइपोकैल्सीमिया इंक्रीजेस न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी और न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी में नर्व जो है बार बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगी और नर्व जनरली किसी मसल को इनर्वेट कर रही होगी और इसकी वजह से मसल में बार बार कॉन्ट्रैक्शन होंगे एंड दैट लीड्स टू टेटनी। सो हाइपोकैल्सीमिया इंक्रीज न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी, दिस विल बी रिलेटेड टू रिपीटेड एक्साइटेशन ऑफ द मसल एंड द मसल अंडरगोज टेटनाइजेशन। सो आई होप दिस थिंग इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। ये फ्लो चार्ट मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गया है, फिजियोलॉजी है, मैंने बिल्कुल तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया कि हाउ हाइपोकैल्सीमिया लीड्स टू टेटनी।